बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सोल्यूशन ऑफ क्वाज़ी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किया था। उसमें हमारे पास जस्ट दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते थे। आज के लेक्चर में हम जो सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे उसमें हमारे पास क्या होंगे, दो से ज़ायद इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो उसमें हमने सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है ये हमने डिस्कस किया है इस लेक्चर में। टॉपिक का नेम है पीडी इज विद मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी पहले तो जस्ट एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते थे। तो आज के लेक्चर में क्या है कि दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, यहाँ पे जैसे x1 x2 x3 इस तरह यूज़ किए हुए हैं। तो उसके लिए हम एक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो भी हमने इसमें डिस्कस किया है। एग्जाम्पल देखें, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x2 x3 p1 प्लस x3 x1 p2 प्लस x1 x2 p3 प्लस x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखें कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें नज़र आ रहे हैं वो x1 x2 और x3 है, और यहाँ पे हमें डिपेंडेंट वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, यानी ये p1 की वैल्यू दी हुई है, p2 की वैल्यू दी हुई है और p3 की वैल्यू दी हुई है। p1 से क्या मुराद होगा, ये डेरिवेटिव होगा ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x1, और p2 क्या होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, और p3 क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3। अब जैसा कि मैंने अभी बोला कि हमें यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 और x3 नज़र आ रहे हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी जी की फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं, यू की फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं, फाई की फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया जा सकता है। तो इस एग्जाम्पल में मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया है यू होगा। तो अब वैसे तो हम लिखते हैं ना डी एक्स ओवर पी प्लस डी वाई ओवर क्यू इज इक्वल टू डी यू ओवर इन, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके डिनोमिनेटर में आर आएगा। तो अब यहाँ पे ये है कि पी क्यू वो तो जस्ट दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए था, तो जब एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे तो उनको जस्ट हम कंसिडर कर लें डी एक्स वन ओवर पी वन यानी कैपिटल पी वन, और डी एक्स टू ओवर कैपिटल पी टू, डी एक्स थ्री ओवर कैपिटल पी थ्री, इनको हम इक्वल लिखते जाएंगे, और लास्ट पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके डिनोमिनेटर में वो हम जैसे आर लिखते हैं वही लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कैपिटल पी वन की ये वाली वैल्यू होगी, और ये कैपिटल P2 की वैल्यू हो जाएगी, ये कैपिटल P3 की वैल्यू हो जाएगी, और ये टर्म राइट साइड पे होनी चाहिए क्योंकि इसके साथ कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, तो ये टर्म राइट साइड पे होगी। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव x1 x2 x3। तो अब मैं एक्सिलरी इक्वेशन लिखने लगा हूँ, या इसको हम सब्सिडरी इक्वेशन भी बोलते हैं, डी x1 ओवर x2 x3 डी x2 ओवर x1 x3 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, और ये डी x3 के डिनोमिनेटर में आएगा x1 x2, और राइट साइड पे डी यू ओवर, यानी मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि यू है, तो उसके डिनोमिनेटर में मैंने नेगेटिव x1 x2 x3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तीन डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हमने तीन सोल्यूशन फाइंड करने, यानी तीन सर्विसेज हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखें, पहले मैंने इन दो को मिला दिया आपस में, और फिर मैंने इसके साथ ये डी एक्स थ्री वाली मिला ली, और इसके बाद डी एक्स वन के साथ ये लास्ट वाली मिला ली। ये लास्ट वाली टर्म को किसी एक के साथ मिलाना लाजमी है, क्योंकि जो भी हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल लाजमी आना चाहिए, क्योंकि अगर ये देखें ना, अगर हम इसको और इसको मिलाएं एक सोल्यूशन बन जाएगा, और इस तरह ये सेकंड को और थर्ड को मिलाएं सेकंड सोल्यूशन बन जाएगा, और ये फर्स्ट को थर्ड के साथ मिलाएं फिर हमारा थर्ड सोल्यूशन बन जाएगा। वो तो हमने यहीं से सोल्यूशन निकाल लिए तीन। अब वो जो तीनों सोल्यूशन आएंगे वो किसकी फॉर्म में आएंगे, x1 x2 x3 की फॉर्म में, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है सोल्यूशन तो उसकी फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कम से कम किसी एक इक्वेशन को इस लास्ट वाले के साथ लाजमी मिलाएं, चाहे सभी को ना मिलाएं। वैसे तो ये भी हो सकता है ना, डायरेक्ट इसको इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ मिलाएं और इसको भी इसके साथ मिलाएं, तीनों सोल्यूशन भी यू में फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम तीनों फाइंड करें, एटलीस्ट वन होना चाहिए, यानी कम से कम एक होना चाहिए। ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी यू में फाइंड ही ना करें, जैसे मैंने पहले बोला कि इसको इसके साथ मिलाएं फिर इसको इसके साथ मिलाएं फिर सेकंड को थर्ड के साथ मिलाएं, तो ये तीन सोल्यूशन आपने फाइंड आउट कर दिए, यू को आपने इन्वॉल्व ही नहीं किया। तो जब यू को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर यू में सोल्यूशन भी नहीं आएगा। तो एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक बार आपने यू को लाजमी इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने पहला सोल्यूशन फाइंड किया, पहली टर्म को डी एक्स वन ओवर एक्स टू एक्स थ्री को मैंने सेकंड टर्म के साथ मिला दिया, डी एक्स वन ओवर एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू डी एक्स टू ओवर एक्स वन एक्स थ्री। तो एक्स थ्री के साथ मैंने एक्स थ्री को कैंसिल कर दिया, डी एक्स वन ओवर एक्स टू इज इक्वल टू डी एक्स टू ओवर एक्स वन। तो अब हम लाइक टर्म्स एक तरफ करेंगे, यानी एक्स वन वाली टर्म्स एक तरफ और एक्स टू वाली टर्म्स एक तरफ। तो लेफ्ट साइड पे बनेगा एक्स वन डी एक्स वन, राइट साइड पे बनेगा एक्स टू डी एक्स टू।
तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 और विद रिस्पेक्ट टू x2। तो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन बनेगी x1 स्क्वायर बाई 2 और राइट साइड पे इंटीग्रेशन बनेगी x2 स्क्वायर बाई 2। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ बनेगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 2c। जो x2 स्क्वायर टर्म थी वो मैं लेफ्ट पे ले गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और जो 2c था उसको मैंने c1 यानी एक कांस्टेंट के इक्वल लिख दिया। तो ये कौन सी, ये एक सरफेस है जो सोल्यूशन है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये देखें इस सरफेस में u इन्वॉल्व नहीं है। dx1 ओवर x2 x3 यानी अब मैंने ये सेकंड को, ये फर्स्ट को थर्ड के साथ मिलाया, dx1 और ये dx3। इस तरह इनको भी हमने मिलाया तो यहाँ से हमें सोल्यूशन मिला x1 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर इज इक्वल टू c2। ये हमें सेकंड सरफेस मिल गई। ये देखें दो सोल्यूशन मिल गए, हमने तीन सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं भी नहीं आ रहा, इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आ रहा। तो अब अगर आपने तीसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आप x2 को x3 के साथ अगर मिलाते हैं तो उसका भी सोल्यूशन x1 x2 और x3 की फॉर्म में आएगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें नहीं आएगा। तो बजाय इसके कि हम उस तरह का सोल्यूशन फाइंड आउट करें, हम एक ये डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब किसी एक को भी इसके साथ मिला सकते हैं, यानी dx1 को इसके साथ मिला लें या dx2 को या dx3 को। तो मैंने dx1 वाली टर्म यानी ये पहली टर्म को ये लास्ट वाली के साथ इक्वल लिखा और यहाँ से मैं सोल्यूशन फाइंड आउट करने लगा। dx1 ओवर x2 x3 इज इक्वल टू नेगेटिव du ओवर x1 x2 x3। x2 और x3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में x1 बचेगा, वो लेफ्ट पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, x1 dx1 इज इक्वल टू नेगेटिव du। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे x1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू नेगेटिव u प्लस सी, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 2u आना था तो वो लेफ्ट पे आकर ऐड हो गया, प्लस 2u हो गया। और c को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है वो 2c, और उसको मैंने एक नए कांस्टेंट c3 से डिनोट कर दिया। यानी राइट साइड हमारी कोई कांस्टेंट आनी चाहिए, वही क्या होती है, सरफेस होती है। अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सोल्यूशन क्या बनेगा कि एक ये सरफेस बनी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1, और एक ये सरफेस बनी x1 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर इज इक्वल टू c2, और एक ये सरफेस बनी x1 स्क्वायर प्लस 2u इज इक्वल टू c3। ये हाइपरबोला बनता है, ये भी हाइपरबोला बनता है और ये एक पैराबोला बनता है, लेकिन वो हमने नहीं बताना कि कौन सी कर्व बनाती है, जस्ट जो अभी हमने कहा कि ये सरफेसेस बन गई हैं। तो ये क्या है, ये सोल्यूशन है उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब सोल्यूशन को लिखने के डिफरेंट मेथड है, या तो जस्ट यही लिख दें कि c1 c2 c3 आर द रिक्वायर्ड सर्फेसेज या आर द सर्फेसेज ऑफ सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1, या इसको हम इस तरह भी फॉर्म में लिख सकते हैं किसी फंक्शन की फॉर्म में, यानी फाई ऑफ एक में लिखें x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और इसके बाद x1 स्क्वायर x माइनस x3 स्क्वायर लिखें और साथ x1 स्क्वायर प्लस 2u लिखें। या इस तरह भी हम लिख सकते हैं फाई ऑफ c1 कोमा c2 कोमा c3 इज इक्वल टू 0। यानी ये सोल्यूशन लिखने का डिफरेंट मेथड है। जैसे ये मैंने c1 c2 c3, यहाँ पे आप c1 c2 c3 की वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जगह कम थी, मैंने वो वैल्यूज पुट नहीं की, जस्ट c1 c2 c3 लिख दिया। तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सॉल्व x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 इज इक्वल टू x1 x2 x3। तो अगेन ये वही केसेस है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, दो से ज़ायद हैं, यानी x1 x2 और x3, और डिपेंडेंट वेरिएबल इसको इसमें भी हमें वो मेंशन नहीं है तो हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल u कंसिडर कर लिया। अब ये देखें मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, पहले मैंने dx1 ओवर x1 इज इक्वल टू dx2 ओवर x2। लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन बनेगी नेचुरल लॉग ऑफ x1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। ये टर्म लेफ्ट पे जाकर माइनस होगी, तो इसको जब हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो डिफरेंस को हम ये रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, यानी नेचुरल लॉग ऑफ x1 ओवर x2, और राइट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ c। तो एंटी लॉग लेने से नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, x1 ओवर x2 इज इक्वल टू c। या इसको मैंने एक कॉन्स्टेंट c1 से डिनोट कर दिया। जस्ट सी भी ले सकते हैं, लेकिन वो और भी कॉन्स्टेंट यूज़ करने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे c1 लिख दिया, या भी हम c1 यूज़ कर सकते हैं। सेकंड सोल्यूशन देखें, dx1 ओवर x1, यानी अब मैं ये फर्स्ट को ये थर्ड के साथ मिला रहा हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ x1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c, सेम एज इट इज आएगा x1 ओवर x3 इज इक्वल टू c2। ये सेकंड सोल्यूशन आ गया। अब सेम यहाँ पे देखें कि मैं सेकंड को अगर थर्ड के साथ मिलाऊँ तो सभी एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तीन सोल्यूशन हमने फाइंड करने हैं, दो हमने फाइंड कर लिए, जो दो फाइंड किए उनमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आ रहा। तो अगर आप ये सेकंड को और ये थर्ड को मिलाएंगे, इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आएगा, तो तीसरा सोल्यूशन आप फाइंड तो कर लेंगे,
लेकिन क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो ज़रूरी है कम से कम एक सोल्यूशन ऐसा फाइंड करें जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहा हो। तो अब हम इसको इनमें से किसी एक के साथ मिलाएंगे, यानी dx1 के साथ मिलाएं या dx2 के साथ मिलाएं या dx3 के साथ मिलाएं, किसी एक के साथ मिलाएं। फ़र्ज़ करें किसी के साथ dx1 के साथ मिलाते हैं तो डिनोमिनेटर से x1 कैंसिल हो जाएगा, ये x2 x3 वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तो dx1 का कोफिशिएंट x1 की फॉर्म में आ रहा तो फिर तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके कोफिशिएंट क्या आने थे, फिर x2 x3 की फॉर्म में आने थे, वो हमें या एग्जैक्ट बनानी पड़ती है, जो भी उसके ऊपर मेथड अप्लाई करना पड़ता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो हम अप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे हमने वो एक रेशो के लिए भी निकाला था, यानी अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम, यानी डिनोमिनेटर का सम कहीं जीरो हो रहा हो तो हम नोमिनेटर के सम को इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है x1 x2 x3, इसके डिनोमिनेटर में है x1, तो इसको मैं अगर x2 x3 से डिवाइड भी कर दूं और मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये टर्म बनेगी x1 x2 x3। सेम इसका डिनोमिनेटर में बना लूँ x1 x2 x3 और इसका डिनोमिनेटर में बना लूँ x1 x2 x3, तो इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगा तो वो बनेगा 3 टाइम्स x1 x2 x3, और ये क्या है जस्ट 1 टाइम्स x1 x2 x3। तो इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा फिर ऐड करूँगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखें कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। ईच रेशियो इज इक्वल टू, ये मैंने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया और ऐड भी कर रहा हूँ साथ, x2 x3 dx1 ओवर x1 x2 x3, और इस तरह इसको x1 x3 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया और मैंने ऐड भी कर दिया, और इसको x1 x2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया और ऐड भी कर दिया, और डी यू वाली टर्म को -3 से मल्टीप्लाई भी किया और -3 से डिवाइड भी किया। तो अब इनका सम क्या होगा, डिनोमिनेटर का सम इज इक्वल टू जीरो होगा। तो जब डिनोमिनेटर में जीरो हो तो जो नोमिनेटर में लिखा होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम जीरो के इक्वल लिख सकते हैं, और उसको हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट, यानी यहाँ पे डिफरेंशियल आ रहा है जिस उसकी इंटीग्रेशन होगी, बाकी जो वेरिएबल है उनको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। x2 x3 dx1 प्लस x1 x3 dx2 प्लस x1 x2 dx3 -3 du। तो अब हम इसकी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ से dx1 की इंटीग्रेशन जस्ट x1 आ जाएगी, x1 x2 x3 बन गया, यहाँ से x2 इंटीग्रेशन आएगी, ये भी x1 x2 x3 बन जाएगा, ये x3 इंटीग्रेशन आएगी, ये भी x1 x2 x3 बन गया, और ये -3u। अब ये देखें इस सोल्यूशन में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल नज़र आ रहा है। मैंने पहले भी बताया चाहे सभी के साथ ये u वाली मिला ले, यानी हर सोल्यूशन में भी u आना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं हर सोल्यूशन में आए, लेकिन कम से कम किसी एक में आना चाहिए। राइट साइड पे जीरो की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ से ये 3 टाइम्स हो गया, 3x1 x2 x3 -3u इज इक्वल टू c, 3 पे डिवाइड कर दिया, x1 x2 x3 -u इज इक्वल टू c3, यानी c/3 को मैंने c3 से नोट कर दिया, तो ये थर्ड सरफेस बनेगी। दो सरफेस हमने पहले फाइंड की थी, उनमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं था, तो इसमें ये देखें डिपेंडेंट वेरिएबल हमें नजर आ रहा है, तो कम से कम ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी नजर आए। हैंस द सोल्यूशन आर सर्फेसेस c1 c2 c3, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं कि सोल्यूशन कौन से बने हैं, जो सर्फेसेस आपने c1 c2 c3 फाइंड किया वो सोल्यूशन है, या इसको हम इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं साई ऑफ, यानी उनके आंसर्स लिख दी, यहाँ पे x1 x2 x1 ओवर x3 x1 x2 x3 -u, ये थर्ड सोल्यूशन। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं साई ऑफ c1 c2 c3, यानी किसी भी मेथड के सोल्यूशन लिखा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखें, सॉल्व x3 x2 p1 प्लस x2 p2 x3 p3 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x2 x3 x2 स्केयर। ये थोड़ा सा कम्प्लीकेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी हम ये देखें मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जिसको भी मैंने dx1 की ओवर डिनोमिनेटर में कैपिटल P1 ये वाली वैल्यू होगी, और dx2 के डिनोमिनेटर में ये आएगा, और इस तरह dx3 के डिनोमिनेटर में ये -x3 आएगा, और यहाँ से ये dg के डिनोमिनेटर में आ गया। और यहाँ पे पहले मैंने ये सेकंड, इन दोनों को हम इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, क्योंकि इसको अगर आप इसके साथ मिलाते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है कि आप वो होमोजीनियस कंसीडर करके सब्स्टिट्यूशन करके फिर कर सकते थे, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाना था। तो हमने तो जस्ट 3 सोल्यूशन फाइंड आउट करने, तो हम करेंगे कोशिश कि जिससे ईजिली फाइंड हो जाए। तो ये सेकेंड और थर्ड टर्म से देखें कि हम इनको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने पहले यही ले ली, dx2 ओवर x2 इज इक्वल टू -dx3 ओवर x3, और इसको इसकी इंटीग्रेशन नेचर लॉग ऑफ x2, इसकी नेचर लॉग ऑफ x3, माइनस भी साथ आएगा, ये टर्म लेफ्ट पे जाकर ऐड होगी, इसको सिंगल लॉग फॉर्म में लिखेंगे, नेचर लॉग ऑफ x2 x3 बनेगा, नेचर लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा x2 x3 इज इक्वल टू c1, यानी एक कांस्टेंट को मैंने ये सरफेस बन गई x2 x3 इज इक्वल टू c1। अब सेकंड देखें ईच रेशियो,
यानी अब मैंने जैसे बोला था इसको और इसको मिला के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि ये x1 वाली टर्म्स आपको अलग करनी पड़ेंगी और x2 वाली टर्म्स अलग करनी पड़ेंगी, या ऐसा कह रहे हैं कि dx1 ओवर dx2 किसके इक्वल आएगा, x3 माइनस x2 ओवर x2। तो ये होमोजीनियस कंसिडर हो सकती है, तो x2 की जगह vx पुट कर दें या x3 की जगह जो भी मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है वो कर सकते हैं, तो उसके बाद वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि इनकी रेशो क्या है वो भी ज़ीरो हो रही है अगर इन दो टर्म्स की देखी जाए। ज़रूरी नहीं कि हम सभी को ऐड करें तो फिर रेशो डिनोमिनेटर में जीरो की इक्वल आए। अगर किसी दो टर्म या तीन टर्म का भी सम क्या है डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा था, हम वो भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ये पहले तीनों के डिनोमिनेटर का सम अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखें इसमें नेगेटिव x3 है और इसमें प्लस x3 है, तो ये आपस में ऐड होकर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से ये नेगेटिव x2 और यहाँ से ये प्लस x2 ये आपस में ऐड होकर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों टर्म के डिनोमिनेटर का सम क्या होगा, जीरो होगा। तो हम पहले तीन टर्म के डिनोमिनेटर का सम लेने लगे हैं, यानी ईच रेशियो इज इक्वल टू dx1 प्लस dx2 प्लस dx3 ओवर x3 माइनस x2 प्लस x2 माइनस x3, और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे और नोमिनेटर क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा dx1 प्लस dx2 प्लस dx, यहाँ पे dx3 आएगा इज इक्वल टू जीरो। इसको हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू c2। ये हमें सेकंड सरफेस मिल गई। ये देखें इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल, अब इसमें ये देखें मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल जी लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं था कौन सा हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लेना, तो कोई भी ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, फाई ले सकते हैं, मैंने पहले भी बोला था कोई भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि दो सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिए, लेकिन दोनों सोल्यूशन में अभी तक डिपेंडेंट वेरिएबल नज़र नहीं आया, यानी हमने आपने कह लें कि आसानी के लिए इस तरह के सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। तो अब जो तीसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है उसमें तो कम से कम ये जी आना चाहिए, तो इसलिए हम इस तरह का कम्बिनेशन बनाएंगे कि उसमें जी भी इन्वॉल्व हो। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पहले लिखी रहने दिया और इसी को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये मैंने लिख लिया लेफ्ट साइड पे डी जी ओवर x1 x2 प्लस x2 x3 माइनस x2 स्केयर। अब मैंने इस टर्म से और इस टर्म से इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश की है, यानी पहले तो मैंने ये लिख लिया ना कि इनसे वो डिनोमिनेटर हम सेम कर सकते हैं। इसको मैंने x2 से मल्टीप्लाई किया और x2 से डिवाइड भी किया, तो ये x2 x3 वाली टर्म बन जाएगी क्योंकि इसमें भी आ रही थी। और इसी तरह मैंने जब इसको x2 से मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव x2 स्क्वायर बन गया, इसमें भी वो टर्म आ रही थी इसलिए मैंने इनको ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। अब एक टर्म बची x1 x2, तो इसको जब आप x2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये वाली टर्म भी बन जाएगी x1 dx2 ओवर x1 x2। अब डी जी ये मैंने एज इट इज लिख दिया, इन दोनों के कोफिशिएंट यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने ऐड कर दिया। यहाँ में बनेगा x2 dx1 प्लस x1 dx2 और डिनोमिनेटर में बनेगा x1 x2 प्लस x2 x3 माइनस x2 होल स्क्वायर। अब ये देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए तो मैंने इनको कैंसिल करवा दिया, ठीक है। अब ये देखें इसका कोई ख़ास मेथड नहीं है, जस्ट हमने इसको ऑब्जर्व करके देखना है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, या आप इस तरह का कोई और मेथड देख लें जिससे डिनोमिनेटर जीरो हो सकता हो, उस तरह से भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पे डी जी की वैल्यू क्या आई, x2 dx1 प्लस x1 dx2। अब ये देखें ये डिफरेंशियल बनता है x1 x2 का, क्योंकि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा x2 एज इट इज़, तो x1 का डिफरेंशियल आएगा dx1 प्लस x1 एज इट इज़ और dx यानी x2 का डिफरेंशियल आएगा। तो ये मैंने इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, लेफ्ट साइड पे g आएगा और राइट साइड पे क्या बनेगा x1 x2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन g3 ऐड करेंगे, तो ये लेफ्ट पे जाकर माइनस होगी टर्म g माइनस x1 x2 इज इक्वल टू c3। तो अब हमें एक ऐसी सरफेस मिल गई है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व है। दो हमने पहले फाइंड आउट की थी, तीन सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करने होते हैं, तो c1 c2 c3 के यहाँ सोल्यूशन है, या इसको हम किसी फंक्शन की फॉर्म में इस तरह पहला सोल्यूशन लिखें, दूसरा सोल्यूशन लिखें और इस तरह तीसरा सोल्यूशन लिखें। अब ये देखें सोल्यूशन में डिपेंडेंट वेरिएबल नज़र आ रहा है, तो जो भी सोल्यूशन लिख रहे हैं कम से कम एक बार डिपेंडेंट वेरिएबल लाजमी नज़र आना चाहिए। तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।